Hello everyone, my name is Shakshi Arya and today we are all going to discuss about Indecent Representation of Women Prohibition Act. ये एक्ट आरजीएस के माइनर एक्ट्स में से एक है जिसको पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्ट के बारे में हम देखेंगे कि इस एक्ट को कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके पनिशमेंट या फिर इसके सेक्शन, ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स और लाइबिलिटीज़, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का एक्ट नंबर है 60 ऑफ 1986। एक्ट नंबर हमें याद होना चाहिए क्योंकि एक्ट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसकी जो एनेक्टमेंट डेट है, जो कि प्रेसिडेंट ने इस पे असेंट दी थी, तो वो है 23 दिसंबर 1986। ये भी हमें याद होनी चाहिए क्योंकि जो एनेक्टमेंट डेट है ये भी मतलब एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर हम याद करेंगे एनफोर्समेंट डेट 20 अक्टूबर 1987। हमें एनेक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट हमेशा याद होनी चाहिए, हर एक्ट की एक्ट नंबर भी याद होना चाहिए। अब हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एन एक्ट टू प्रोहिबिटेड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू आउट द एडवर्टाइजमेंट एंड इन पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग एंड फिगरिंग इन एनी अदर मैनर फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद इंडिसेंट देयर ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो मतलब प्रोविज़न है वुमेन से संबंधित, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से संबंधित किसी भी औरत के संबंध में, तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट है जिसमें कि किसी भी जो वुमेन है उनकी जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन की, जो उसकी डिसेंसी के अकॉर्डिंग ही उस वुमेन की किसी भी मतलब डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए, उसमें उसका किसी भी मतलब ऐसे गलत रूप में पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, राइटिंग नहीं होनी चाहिए, पेंटिंग या फिगर एनी अदर मैनर फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टेड देयर। मतलब इन प्रोविज़न के अनुसार किसी भी वुमेन का गलत तरीके से कोई पब्लिकेशन, राइटिंग या पेंटिंग फिगर आउट नहीं होना चाहिए। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। अब हम इस एक्ट के सेक्शन फर्स्ट में जाते हैं। शोर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। मतलब इसमें हम सेक्शन फर्स्ट में पढ़ते हैं कि यह एक्ट को हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। यह होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया और इट कम इनटू फोर्स सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट्स अपॉइंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा इस एक्ट को अप्लाई करेगी। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन में जिसमें कि डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में हमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़नी चाहिए। वैसे हम इनके टाइटल से भी पता कर सकते हैं अगर कोई एग्ज़ाम में आए, लेकिन इसमें डेफिनेशन बहुत कम है तो हम सारी पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के मतलब होता है कि कोई नोटिस है, सर्कुलर है, लेबल है, पेपर है या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस। मतलब कि जो किसी भी वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से संबंधित उसका कोई नोटिस है या सर्कुलर है या लेबल है या पेपर है या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इंक्लूड है विजिबल रिप्रेजेंटेशन लाइट, स्मोक, गैस के माध्यम से, तो हम उसको एडवर्टाइज में इंक्लूड करेंगे। सेकंड में है बी में डेफिनेशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री एंड अदरवाइज। मतलब हम एज ए सैंपल के रूप में किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वह फ्री में हो या फिर पेमेंट के द्वारा हो या फिर कॉस्ट के रूप में। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, सबसे अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है यही होगी। इसका मतलब पहले हम हिंदी में समझेंगे। अधिरूपण से अभिप्रेरित है कि स्त्री की उसके शरीर या उसके किसी भाग का किसी रीति से वर्णन या फिर अल्पीकरण करने का भारतीय महिलाओं के चरित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो, जैसे दुराचार और भ्रष्टाचार या लोक दूषण या नैतिकता को क्षति की संभावना हो। इसका मतलब है कि अगर कोई वुमेन का कैरेक्टर है, मतलब उसमें ये है कि मीन्स द डिपिक्शन ऑफ एनी मैनर फिगर ऑफ ए वुमेन,
मतलब उस वुमेन के फिगर को कोई डिपिक्शन करता है, उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को इसके माध्यम से, इन सच ए वे, इसके माध्यम से कि वो उसमें इफ़ेक्ट करता हो, इंडिसेंट द्वारा, डेरोगेटरी द्वारा, या फिर डेनिग्रेटिंग द्वारा वुमेन को इज़ लाइकली, तो वो डिप्रेव करता है, करप्ट करता है, इंजर करता है पब्लिक मॉरलिटी को और मोरल्स को। तो ये डेफिनेशन हमें प्रॉपर याद होनी चाहिए, क्योंकि इसको आने की पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम में। डी में हम पढ़ेंगे लेबल के रूप में, जो कि रिटन, मार्क्ड, स्टाम्प, प्रिंटेड, ग्राफिक मैटर, अफिक्स्ड और टू अपीयर अपॉन एनी पैकेज। लेबल में बस इतना ही पढ़ना है कि डी में लेबल है और इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, इंक्लूड है, वो बस। ई में पैकेज पढ़ेंगे, जिसमें कोई बॉक्स, कार्टून या अदर कंटेनर इंक्लूड होगा। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 में हम एक अप्रोप्रिएट सेक्शन है, क्योंकि ये आगे भी इसकी पनिशमेंट की मतलब प्रोविज़न दिए गए हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसका मतलब है कि कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें कि कोई नोटिस, सर्कुलर, रेबर है, उसको हम पब्लिकेशन, उसका जो एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रकाशन, मतलब पब्लिकेशन का मतलब है कि उसका विज्ञापन करने से हम उसको प्रोहिबिट करेंगे। जैसे कि नो पर्सन शैल बी पब्लिश नहीं करेगा, कॉज टू बी पब्लिश, ना कि पब्लिश करवाएगा, अरेंज एंड टेक एनी पार्ट एंड पब्लिकेशन, ना ही कोई अरेंजमेंट करवाएगा या पब्लिकेशन में कोई पार्ट लेगा, एक्सिबिशन एनी एडवर्टाइजमेंट विद कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एनी पार्ट। इसका मतलब है कि हम उसके एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करेंगे। सेक्शन 3 में ये दिया गया है। सेक्शन 4 में प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन एंड सेंडिंग एनी पोस्ट, बुक, पम्पलेट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसका मतलब ये है कि कोई भी बुक, पम्पलेट जिसमें कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उस बुक का पब्लिकेशन या फिर किसी को वो ट्रांसफ़र करना, उसको हम प्रोहिबिट करेंगे सेक्शन 4 में। इसमें क्या लिखा गया है कि नो पर्सन शैल प्रोड्यूस एंड कॉज टू बी प्रोड्यूस and sell, lets to hire, distribute, circular and send by post, by book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of women which contain indecent representation of women any other form। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जो कि प्रोड्यूस करता है, सेल करता है, हायर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैलकुलेट या फिर पोस्ट के द्वारा भेजता है किसी बुक को, पम्पलेट को, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग या ड्राइंग को, पेंटिंग को, थ्रू आउट रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें उसको प्रोहिबिट करेंगे हम। इस प्रोविज़न में है कि इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करेंगे जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कंटेन किया गया है। अब इसके प्रोविज़न की तरफ हम जाते हैं, तो इसमें है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। लेकिन जो ये जो प्रोविज़न दिया गया है, यह इन पेपर, पम्पलेट, पेपर, स्लाइड्स, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफर पर अप्लाई नहीं होगा। किन पर? जिसमें कि पहला प्रोविज़न हम एक्सेप्शन देखते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ विच इट इज़ प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड ऑफ सच बुक, पम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर in interest of science, literature, art and learning and other object of general concern। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी जो कि बुक, पम्पलेट, पेपर में है, तो वो उसका हम पब्लिकेशन नहीं करेंगे, ना कि किसी को भेजेंगे, सेंड करेंगे। लेकिन अगर वो बुक, पम्पलेट जो कि एप्रोप्रिएट है, किसके लिए एप्रोप्रिएट है? कि वो पब्लिक गुड के लिए एप्रोप्रिएट है, मतलब पब्लिक गुड के लिए, कि उसमें इंटरेस्ट है साइंस का। जैसे साइंस के कोई चैप्टर्स हैं जिसमें कि किसी भी वुमेन की बॉडी के बारे में कोई पार्ट बताया गया है, या फिर उससे संबंधित, या लिटरेचर है, जैसे कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, या फिर आर्ट है, या लर्निंग है, एनी अदर ऑब्जेक्ट जो जनरल कंसर्न के लिए है, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। इन चीज़ों में हम प्रोहिबिट नहीं करेंगे। विच इज़ कीप्ड एंड यूज फॉर बोनाफाइड एंड रिलीजियस पर्पज़। जैसे कि कोई देवी देवता है, उनसे संबंधित कोई मूर्तियाँ होती है, तो हम उनमें भी इस सेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिलीजियस पर्पज़ से रिलेटेड है। इसके बाद में हम इसके सब क्लोज बी में आते हैं। और अगर कोई स्कल्पचर है, एंग्रेव्ड, पेंटेड, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन ऑन इन, मतलब अगर कोई स्कल्पचर, मतलब कोई मूर्तियाँ बनाई गई हैं,
या मतलब मूर्ति या उत्कीर्ण किया गया रंग चित्र। मतलब हम किसी भी किले वगैरह में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कोई स्कल्पचर बने हुए हैं, तो उसपे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये एंशिएंट मोन्यूमेंट हैं, जो कि प्राचीन स्मारक, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम किसी फोर्ट में जाते हैं या फिर किसी मतलब किले वगैरह में जाते हैं, या फिर कोई मतलब इसमें दिया गया है टेम्पल में। टेम्पल या कार यूज फॉर कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स एंड कीप यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। अब मतलब किसी भी टेम्पल की गेट पर या फिर उसके मतलब किसी भी दीवार पर कोई स्कल्पचर बना हुआ है जिसमें किसी भी औरत का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रखा है, तो हम इस सेक्शन को उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। जिसमें कि पहला आएगा कि हम रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड हो, उसमें नहीं करेंगे। पहला तो साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग होगा। दूसरा रिलीजियस पर्पस होगा। तीसरा जो होगा ये होगा स्कल्पचर, एंग्रेव्ड, पेंटेड एंड अदरवाइज। और उसमें 2 पॉइंट होंगे कि एंशिएंट मोन्यूमेंट होगा और दूसरा टेम्पल होगा। थर्ड में हम अगर कोई मतलब फ़िल्म में किसी भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसी भी वुमन का, तो हम उसके अगेंस्ट में ये सेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड के द्वारा अलाउड होती है। तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत वो एप्लीकेबल होगा। तो इन चीज़ों में हम सेक्शन 4 अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अलावा जो सेक्शन 3 के प्रोविज़न हैं और या 4 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, इन एक्सेप्शन के अलावा वो उनमें हम एंटर और सर्च कैसे करेंगे, वो सेक्शन 5 में बताया गया है। सब्जेक्ट टू सच रूल एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी गेज़ेट ऑफिसर। कोई गेज़ेट ऑफिसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ होगा, उसकी लोकल लिमिट्स में, विथिन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर व्हिच ही इज़ सो ऑथराइज़। वो फर्स्ट क्लॉज़ में क्या करेगा, एंटर करेगा, सर्च करेगा ऑल रीज़नेबल टाइम विद द असिस्टेंट इन as he considered necessary any place in which he has reason to believe an offence under this act has been is being committed। मतलब वो उस स्थान में प्रवेश करेगा, पहले एंटर करेगा, सर्च करेगा, और जो रीज़नेबल टाइम है, जो उसको प्रॉपर टाइम दिया गया है, उसके असिस्टेंट में वो क्या करेगा, उस स्थान में कि ऑफेंस यहाँ पे हुआ है, ये एंटर और सर्च करेगा। सेकंड क्लॉज में सीज एंड एडवर्टाइजमेंट करेगा। अगर वहाँ पे कोई उसको बुक, पम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर ऐसी मिलती है कोई, ये इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है जो वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, तो उसको वह सीज एडवर्टाइजमेंट कर लेगा। थर्ड क्लॉज में, सी क्लॉज में हम आते हैं कि अगर जो उसने रिकॉर्ड तैयार करा है गेजेट ऑफिसर ने, वो उसको एग्जामाइन करेगा, रिकॉर्ड को रजिस्टर्ड करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को, और या फिर दूसरा कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे मिला है क्लोज फर्स्ट में जो दिया गया है, उनको सीज़ कर लेगा, और यह मानेगा कि ये एविडेंस है, उस ऑफेंस के पनिशमेंट के संबंध में एविडेंस माने जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसमें कि कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री अंडर सबसेक्शन शैल बी मेड इन प्राइवेट डिवेलिंग हाउस विदाउट ए वारंट। मतलब अगर कोई प्राइवेट डिवेलिंग हाउस में ऐसे ऑब्जेक्ट रखता है, तो कोई भी वहाँ पर एंटर नहीं करेगा गैजेट ऑफिसर, जब तक कि वह वारंट ना मिल जाए उसके संबंध में। सेकंड प्रोविज़न में हम देखते हैं कि जो पावर है सीज़ करने की, सबसेक्शन फर्स्ट में, क्लोज फर्स्ट में, कि एक्सरसाइज की जाएंगी किसी भी डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल और थिंग। मतलब ये जो सीज़ की पावर एक्सरसाइज की जाएंगी तभी की जाएंगी जब कोई डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल या जो थिंग है जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट या इंक्लूडिंग, वो अगर कंटेंट इंक्लूड करते हैं। कंटेंट कौन सा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से संबंधित कोई कंटेंट इंक्लूड करते हैं, तभी की जाएगी। तो ऑफ सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, थिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय द रीजंस ऑफ बीइंग एम्बर्स्ड एंड अदरवाइज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड यूटी सीलेबल वैल्यू। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल या थिंग का या एडवर्टाइजमेंट का कोई पार्ट है जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन से रिलेटेड है, तो अगर वो उससे सेपरेट नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू मतलब उसके सेपरेशन के बाद में उसकी वैल्यू में कोई इंटीग्रिटी, यूटिलिटी या सी लेवल वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। जिसमें ऐसे हम देखेंगे कि वस्तु चीज़ की बाबत किया जा सकता है, विज्ञापन के उकरे होने या अन्यथा होने के कारण से ऐसे दस्तावेज वस्तु या चीज़ से उसकी अखंडता, उपयोगिता, विक्रय वस्तु को कोई प्रभाव किए न पृथक न किया जाएगा।
मतलब इसकी जो वैल्यू है ना उसको कम करके उस डॉक्यूमेंट्स के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड पार्ट को अलग नहीं किया जाएगा, उसको अलग करके उसकी वैल्यू वही सेम होगी। सेकंड सबसेक्शन में हम आते हैं कि द प्रोविज़न ऑफ क्लोज क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोविज़न सीआरपीसी की जो प्रोविज़न सो फार एज मे बी अप्लाई टू सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट एज मे बी अप्लाई सर्च एंड सीजर मेड अथॉरिटी बाय ए वारंट इशू अंडर 1994। इसमें क्या है कि जो प्रोविज़न है सीआरपीसी के वो ऐसे अप्लाई होंगे सर्च और सीजर के, जैसे कि सर्च और सीजर हमने 94 सेक्शन में अप्लाई करे हैं। 94 के प्रोविज़न के हिसाब से प्रोसीजर के हिसाब से ही इसके प्रोविज़न अप्लाई होंगे। सेकंड सबसेक्शन में दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति थर्ड सबसेक्शन में है, एनी पर्सन सीज एनीथिंग अंडर क्लॉज बी एंड सी एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट टेक द ऑर्डर ऑफ कस्टडी दे रो। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी गैजेट ऑफिसर अगर सीज करता है इन कंटेनिंग मैटर को, तो वो इन्फॉर्म करेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और कस्टडी का ऑर्डर ले लेगा। थर्ड क्लोज में थर्ड सबसेक्शन में ये दिया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 6 की तरफ। इसमें पेनल्टी दी गई है एनी पर्सन जो कि कंट्रावेंस करता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइडर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड 2 ईयर एंड विथ फाइन मे बी एक्सटेंड 2000 रुपीज़। मतलब इसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो एडवर्टाइजमेंट के प्रोहिबिशन पर और या पब्लिकेशन के प्रोहिबिशन पर कंट्रावेंशन करता है, मतलब वो उस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करता है या फिर पब्लिकेशन करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में, तो पनिशेबल होगा। अगर वो एक बार कन्विक्टेड है तो मतलब वो 2 साल के पनिशमेंट से या फाइन से फाइन जिसमें कि 2000 रुपीज़ का हो सकता है। In the event of second and subsequent conviction with imprisonment for a term not less than 6 months but which may extend to 5 years and also with a fine no less than 10,000 रुपीज़ बट विच में भी 1 लाख रुपीज़। इसमें ये कहा गया है सेकेंड कन्विक्शन पर जब हम पनिश करेंगे उसको सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर तो 6 महीने से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक का हो सकता है वो इम्प्रीजमेंट, और यह जुर्माना है वो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा और 1 लाख रुपये तक का हो सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। ऑफेंस बाय कंपनीज। अगर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय कंपनी एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड वाज इन चार्ज एंड वाज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी एज वेल एज कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड ऑफेंस शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट द पनिश्ड अकॉर्डिंगली। इसको हम लिंक कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 141 के साथ में। ऑफेंस बाई कंपनी का मतलब है कि अगर कोई ऑफेंस कमिटेड होता है किसी कंपनी के द्वारा या कोई पर्सन है जो कि ऑफेंस करते समय इंचार्ज था उस कंपनी का या कंपनी के लिए रेस्पॉन्सिबल था उसके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, तो कंपनी को हम गिल्टी मानेंगे उस ऑफेंस में और उसकी पनिशमेंट के अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें प्रोविज़न एक्सेप्शन क्या दिया गया है कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट ही प्रूव्ड दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज ही हैज़ एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस एंड प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस। लेकिन अगर वो व्यक्ति या फिर कंपनी का कोई भी हेड ऑफिसर या इंचार्ज है जब वो ऑफेंस कर रहा था तो उसकी नॉलेज में नहीं था वो चीज़, मतलब ऑफेंस जब हुआ तो उसकी नॉलेज में नहीं था या फिर उसने अपनी मतलब सम्यकता बरती एक्सरसाइज और ड्यू डिलिजेंसी उस ऑफेंस को कमिट होने से बचाने के लिए, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। इसमें प्रोविज़ो फर्स्ट का प्रोविज़ो में ये दिया गया है। सेकंड सबसेक्शन में हम देखेंगे कि नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन फर्स्ट। एक में किसी बात के होते हुए भी हम ये देखेंगे कि अगर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाई कंपनी, अगर इसमें कंपनी के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट होता है यह इट इज़ प्रूव दैट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, साबित हो जाता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है with the consent and convenience is attributable to any neglect on the part of director, manager, secretary, other officer of the company. Such director, manager and secretary other officer shall be proceed अगेंस्ट द पनिशेबल अकॉर्डिंगली। मतलब इसमें ये है कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो किसी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी के कंसेंट से या कन्वेनेंस से वो ऑफेंस कमिट हुआ है उनके एट्रीब्यूटेबल पार्ट की वजह से, नेगलेक्ट पार्ट की वजह से, तो वो उसके अगेंस्ट में प्रोसीड करेंगे और पनिश करेंगे।
इसमें हमें कंपनी और डायरेक्ट की को डिफ़ाइन किया गया है, मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। सेक्शन 8 में हम आते हैं, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, मतलब जो इसमें ऑफेंस दिए गए हैं, जो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं या फिर प्रोहिबिशन को जो अगेंस्ट में जाते हैं और ऑफेंस कमिट करते हैं, वो कैसे ऑफेंस होंगे। तो इसमें सीआरपीसी के प्रोविज़न के हिसाब से जो ऑफेंस पनिशेबल होंगे, बेलेबल होंगे और ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल और बेलेबल हमें सिर्फ याद रहना चाहिए सेक्शन 8 के हिसाब से। सेक्शन 9 में हम आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ना ही कोई शूट होगी, ना कोई प्रोसिक्यूशन, ना अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग इन गुड फेथ डन इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। मतलब इसमें ये है कि अगर कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई पर्सन काम कर रहा है, तो उससे अगर उससे रिलेटेड में कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो जाता है जो उसकी नॉलेज में नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि उसके अगेंस्ट में कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो कि गुड फेथ में उन्होंने की है, तो उनको इसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा सेक्शन 9 के हिसाब से। 10 के हिसाब से जो है सेक्शन 10 में हम देखेंगे कि रूल कौन बनाएगा। इस एक्ट में जो रूल बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गैजेट्स में रूल बनाएगी, जिसमें क्या है, इन पार्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जनरली फोरगोइंग पावर सच, मतलब जो पावर दी गई है इनकी बजाय जो रूल्स प्रोवाइड किए एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, इनमें क्या है, जो मैनर है, मतलब हम अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का मैनर है या फिर इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट कंटेन किया गया है, तो उसको सीज करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का, या जो आर्टिकल किया गया है इन द मैनर सीज लिस्ट प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड टू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी एडवर्टाइजमेंट अदर आर्टिकल हैड बीन सीज, और उसको मैनर क्या होगा उसका सीज करने का या फिर उसका प्रोविज़न क्या होगा, तो ऐसे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। या कोई दूसरे मैटर हैं जो रिक्वायर्ड प्रेस्क्राइब किए गए हैं, या एनी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड डाउन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रत्येक रूल है ना, वो पार्लियामेंट के हाउसेज में लाया जाएगा, और अगर टोटल पीरियड 30 डेज़ का सेशन में होगा और कंप्राइज एक सेशन या फिर 2 या अधिक सेशन, मतलब अगर वो रूल है ना, सबसे पहले पार्लियामेंट के हाउसेज में लाया जाएगा, और अगर पार्लियामेंट के हाउसेज सेशन में है तो वो 30 दिन का होगा। सेशन में वो एक सेशन में हो सकता है, 2 सेशन में, या मोर सक्सेसिव सेशन में। तो उन सेशन के एक्सपायर होने से पहले इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन सक्सेसिव सेशन, तो बोथ हाउसेज एग्री होंगे कि अगर उन रूल्स में या इस एक्ट के कोई भी प्रोविज़न में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो in the rule both houses agree the rule should not be made and rule thereof have effect only in such modification form and no effect as the case may be, however that any such modification annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done। इसका मतलब ये है कि अगर इसके रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास करी हैं, उन रूल में कोई मॉडिफिकेशन या एडिशन कुछ भी करना हो, तो हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट करने के बाद वो 30 दिन का हो सकता है, लेकिन सेशन एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो उन सेशन के ख़त्म होने से पहले कोई भी दोनों हाउसेज अगर एग्री होते हैं उनके मॉडिफिकेशन में, तो उनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा या फिर एनलमेंट हो जाएगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये अधिनियम जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक माइनर एक्ट है, तो इसमें हमने सिर्फ 10 सेक्शन पढ़े हैं जो कि यूज़फुल है आरजेएस एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एनुमरेट द ऑफेंस प्रोवाइड अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 अलोंग विथ द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड। इसमें ये है कि मैंने ये रिटन एग्ज़ाम के पर्पज़ से लिखा था कि अगर कोई ऑफेंस है जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन में दिया गया है, उन ऑफेंस को आप डिस्क्राइब करो, और या फिर उनके पनिशमेंट इनके हिसाब से कि आपको ये प्रोविज़न सारे याद हो जाए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर आरजेएस एग्ज़ाम। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स।